आज हम बात करने वाले हैं आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स के बारे में बहुत ही बेसिक सी बातें हम करेंगे जिनका कि आपको पता होना लाजमी है। तो आइसोटॉप्स का जो फिनोमिना है, आइसोटॉपी का जो फिनोमिना है, ये सोडे ने डिस्कवर किया 1913 में। पहले हम इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये कैसे डिस्कवर हुए आइसोटॉप। 1805 में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। उस थ्योरी में उसने ये कहा था कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, उनका मास नंबर भी सेम होता है। तो 1805 से लेकर 1913 इससे पहले तक वही कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था, उसी को ठीक मानते चलते आ रहे थे। लेकिन सोडे ने 1913 में आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया। एक्चुअली सोडे एक रेडियो एक्टिव सीरीज़ को स्टडी कर रहा था, वो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम करता था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो रेडिएशंस को, अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस को एमिट करते हैं। जब रेडिएशंस एमिट होती हैं तो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज होता है। तो वो इसी चीज़ को स्टडी कर रहा था, एक रेडियो एक्टिव सीरीज़ को स्टडी कर रहा था। सीरीज़ थी यूरेनियम से लेकर लेड तक, यूरेनियम से लेड तक। अब यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है ये 92 होता है, लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है। इनके दरमियान में अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करें तो इनके दरमियान में 11 एलिमेंट्स बनने चाहिए। अगर हम यूरेनियम से जाते हैं लेड की तरफ तो दरमियान में 11 एलिमेंट्स आने चाहिए या 11 एलिमेंट्स बनने चाहिए। लेकिन सोडे ने ये नोट किया कि जब इस यूरेनियम से लेड तक हम जाते हैं तो दरमियान में तकरीबन 40 डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं। 40 डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं दरमियान में बनते हैं। बार बार उसने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। जब उसने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, जो एलिमेंट्स बन रहे थे दरमियान में, तो उसने एक चीज़ नोट की कि उन तमाम एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स या कुछ एटम्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट था। एटॉमिक नंबर तो सेम था और मास नंबर उनका क्या था? डिफरेंट था। उसने उन एटम्स को जिनका एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन मास नंबर डिफरेंट था, उसने उन एटम्स को नाम दे दिया आइसोटॉप्स का। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मीन सेम, और टॉप्स मीन पोजीशन। टॉप्स मीन पोजीशन मतलब पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटॉप्स हैं उनकी पोजीशन सेम होती है, पोजीशन डिफरेंट नहीं होती। आइसोटॉप्स को डिफाइन कैसे करते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। इस तरह हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इन आइसोटॉप्स के अंदर कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो वेरी करता है। ज़ाहिर बात है अगर मास चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई पार्टिकल वेरी करता है, जो हम फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डिफरेंट क्या है? मास नंबर। और ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसको मास नंबर कहते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और ये किस किस का सम होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किस किस का सम होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि इन आइसोटॉप्स के अंदर या तो प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं या न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मास नंबर किसका सम होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब देखिए कि ये जो है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के पढ़ रखा है हमने। इसका मतलब है कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन्स तो सब में सेम हो गए। ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रोटॉन सब में सेम है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब है कौन सा पार्टिकल वेरी करेगा? एक ही पार्टिकल बचता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के चेंज होने से आइसोटॉप्स बनते हैं। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है।
इसमें 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 6 ही हैं, लेकिन 7 न्यूट्रॉन, और इसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन के चेंज होने से, न्यूट्रॉन के वेरी करने से मास चेंज होता है, जिससे आइसोटॉप्स बनते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आइसोटॉप्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड किस चीज़ पे करती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स सब में सेम होते हैं, अगर 6 प्रोटॉन है, न्यूट्रल एटम है, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। लेकिन चूंकि मास डिफरेंट है, और मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, पढ़ रखा है हमने, चूंकि मासेस डिफरेंट है तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होंगी, वो वेरी करेंगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आइसोटॉप्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि इनका जो मास है वो डिफरेंट होता है। इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करें तो प्रोटॉन तो सब में 1-1 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन सब में 1-1 होगा। इसमें भी 1 प्रोटॉन, इसमें भी 1 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, तो 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आइसोटॉप्स, और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। अगर हमने कार्बन के आइसोटॉप्स को शो करना हो कि डायग्राम के ज़रिए इनको कैसे शो किया जाता है, तो सबसे पहले आप कार्बन का न्यूक्लियस बनाओगे। कार्बन का न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन, और 6 ही इसमें न्यूट्रॉन है। इसके बाद न्यूक्लियस बनाने के बाद इसका फर्स्ट शेल, जिसको हम के शेल कहते हैं, और के शेल में हमें पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे शेल में जाएंगे, जिसको हम एल शेल कहते हैं। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस एल शेल में आएंगे, इस तरह से। तो ये वाला आइसोटॉप कार्बन 612। अगर हमने कार्बन 613 बनाना है तो सिर्फ न्यूक्लियस चेंज होगा। देखो न्यूक्लियस में हम क्या कर देंगे, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन 7 हो जाएंगे। बाकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेंगे। फर्स्ट शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड शेल इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो सेम है। इस तरह से अगर हमने कार्बन 614 बनाना है तो अगेन न्यूक्लियस में चेंज आएगा, प्रोटॉन 6 ही है लेकिन न्यूट्रॉन 8 हो गए। इसके बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सेकंड शेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से डायग्राम्स के ज़रिए भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के स्पेसिफिक नेम भी हैं। जो 1-1 वाला है इसे प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। जो 1-2 वाला है इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और जो 1-3 वाला है इसे ट्रीटियम कहते हैं। ये लैटिन वर्ड से इनको ड्राइव किया गया है, इसको प्रोटोस से ड्राइव किया गया है। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट होता है, यानी इसमें 1 प्रोटॉन है। इसको ड्यूट्रोस से ड्राइव किया गया है, ड्यूट्रोस इसका मतलब होता है सेकंड। इसको ट्राइटोस से ड्राइव किया गया है, इसका मतलब होता है थर्ड। तो इसके लिए स्पेसिफिक नेम भी हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के लिए। इसके अलावा और कुछ एलिमेंट्स हैं, जिस तरह के ऑक्सीजन है इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, निकल के 5 होते हैं, कैल्शियम और पलाडियम के 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11। ये आपने याद रखने हैं आइसोटॉप्स MCQs में अगर वो पूछ ले। इस तरह से कुछ एलिमेंट मोनो आइसोटॉपिक होते हैं, जिनका एक ही आइसोटॉप स्टेबल आइसोटॉप होता है।
आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड, ये चारों आपकी बुक में एग्जाम्पल है, तो आपने इनको याद रखना है। इन्हीं में से पूछेगा अगर आपसे पूछेगा। इनके अलावा वैसे और भी बहुत से एलिमेंट हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में यही दिए हुए हैं तो आपने इन्हीं को याद रखना है कि इनके कितने कितने आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन, आइसोटॉप्स कैसे डिस्कवर हुए, सोडे ने कैसे इनको डिस्कवर किया, इसके बाद इनकी आइसोटॉप्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बन के आइसोटॉप्स इनको हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स इनका नाम क्या है, और आइसोटॉप्स में कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो वेरी करता है, जो चेंज होता है, तो न्यूट्रॉन के चेंज होने से आइसोटॉप्स बनते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी रिलेटिव अबंडेंस की बात करें, रिलेटिव अबंडेंस, अगर हमारे पास कोई सैंपल होगा किसी भी एलिमेंट का तो उसके जितने भी आइसोटॉप होंगे वो उस सैंपल के अंदर मौजूद होंगे, जो स्टेबल आइसोटॉप्स होंगे वो सैंपल के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन उनकी रेशो इक्वल नहीं होगी। कोई आइसोटॉप होगा वो ज़्यादा मिकदार में होगा, कोई आइसोटॉप होगा वो कम मिकदार में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार्बन है, अगर हमारे पास कार्बन का सैंपल हो तो कार्बन के सैंपल में ये दोनों आइसोटॉप्स होते हैं। ये तो रेडियो एक्टिव है, ये नहीं होता, ये बहुत कम होता है, ये दोनों आइसोटॉप्स होते हैं। लेकिन उसमें ये जो कार्बन 12 वाला है ये तकरीबन 98-99% होता है, बाकी 1% कार्बन 13 वाला होता है। इस तरह से अगर हाइड्रोजन का सैंपल हो तो ये दोनों आइसोटॉप्स होंगे, ये 99% होता है, 1 वाला जिसे हम प्रोटियम कहते हैं 99.5%, और ये 0.5% होता है। अगेन ये वाला आइसोटॉप जो है ये अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट का सैंपल है जिसके बहुत से आइसोटॉप्स पाए जाते हैं तो उस सैंपल के अंदर तमाम आइसोटॉप्स होंगे, लेकिन उनकी जो रेशो होगी वो सेम नहीं होगी। जो ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप होगा वो ज़्यादा मिकदार में होगा सैंपल में, जो कम स्टेबल आइसोटॉप होगा वो कम मिकदार में होगा। और इन आइसोटॉप्स की जो स्टेबिलिटी है वो इनके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जिसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा उसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी, और जिसका न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा उसकी अबंडेंस उतनी कम हो जाएगी। और जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो पर डिपेंड करती है। इसी बात को फ़िलहाल आपने याद रखना है। आइसोटॉप्स की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पे। और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो पे डिपेंड करती है। जो आइसोटॉप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी अबंडेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि आइसोटॉप्स को डीपली स्टडी करने के बाद कुछ जनरलाइजेशन बनाई गई हैं कि कौन से आइसोटॉप्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कौन से कम स्टेबल होते हैं, किन की अबंडेंस ज़्यादा होती है, किन की अबंडेंस कम होती है। ये जनरलाइजेशन है कुछ। तो नेचर के अंदर 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स अकर करते हैं। नेचर के अंदर 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स अकर करते हैं, जिनमें से जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। 40 जो है वो रेडियो एक्टिव है, यानी वो अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस को इमिट करते हैं। उन आइसोटॉप्स को हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं। इनके अलावा 300 ऐसे आइसोटॉप्स हैं जिनको आर्टिफिशियली बनाया गया है लेबॉर्ट्री के अंदर थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, जिसको हम मसनूई तापकारी कहते हैं। तो इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है, और ये अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं जिनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, एटॉमिक नंबर जिनका ऑड होता है, इनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स नहीं होते। ये भी एक जनरलाइजेशन देखी गई है कि 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स नहीं होते इनके। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, इनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स हो सकते हैं या होते हैं। मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स अकर इन नेचर। तो इसको भी आपने याद रखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स अमूमन नहीं होते, लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। और ऐसे आइसोटॉप्स जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल होता है, जिस तरह कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, आयरन 56,
ऐसे आइसोटॉप्स जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल होता है, जिसको 4 से डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे आइसोटॉप्स पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। इनकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह हमने बात की कि जो कार्बन 12 है ये तकरीबन 98% पाया जाता है। इस तरह से जो ऑक्सीजन है ये भी तकरीबन 97-98% जो है वो पाया जाता है। तो ऐसे आइसोटॉप्स जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल होता है वो पर्टिकुलरली ज़्यादा अबंडेंट होते हैं।